भारत विविधतापूर्ण देश माना जाता रहा है और विविधता हर स्तर पर यानी कि रहन सहन के आधार पर देखेंगे आप, जाति के आधार पर देखिए, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, पहनावा के आधार पर। तो विविधता जो है यह भारत की खूबसूरती भी है, लेकिन कई बार यह विविधता भारत के लिए चुनौती भी बन जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, होता क्या है कि इसी विविधता के आधार पर कई बार कई ग्रुप जो होते हैं वह अलग राज्य या कई बार अलग राष्ट्र की मांग करने लग जाते हैं और फिर वह भारत के लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए एक चुनौती का कारण बन जाता है। वहीं से यदि भारत सरकार के द्वारा या जो संगठन हैं जो उनकी वांछित मांगे हैं वह पूर्ण नहीं हो पाता है, तो धीरे धीरे अलगाव बढ़ता चला जाता है और फिर यह सिर दर्द होता है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। कई तरह के जो इस तरह के अलगाववादी ग्रुप रहे हैं जिसकी बात हम करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वह कहीं न कहीं आकर के जुड़ता है खालिस्तान मूवमेंट से और उसके एक लीडर हैं हरदीप सिंह निज्जर। इसकी हत्या हो जाती है, अभी इस पर हम डिटेल से बात कर लेंगे। यह जो आपका टॉपिक है वह किस प्रश्न पत्र से जुड़ेगा, सबसे पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है आपका एक सेगमेंट है इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है? तो इंटरनल सिक्योरिटी जो आपका है यह पेपर थर्ड में पड़ता है जीएस में। और उसके बाद निश्चित तौर पर यह जो मुद्दा है हरदीप सिंह निज्जर का, यह कनाडा से इसका तार जुड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पर भारत और कनाडा का संबंध भी यहां आ जाएगा। तो यहां पर पेपर 2 में जीएस में आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन, तो वहां से भी जाकर के ये जुड़ जाएगा। उसके बाद भारत सरकार के लिए किस तरह से यह अलगाववाद जो है एक सिरदर्द बना हुआ है, सरकार क्या नीति ला रही है, इन सब चीजों से जब देखेंगे तो यह गवर्नेंस से भी जाके जुड़ता है। और फाइनली जो है आपका कहीं न कहीं ये सभी टॉपिक जाकर के एसए से जाकर के जुड़ेगा। तो ये एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है, इसको यह ध्यान में रख के आपको पढ़ना है। विभिन्न पहलुओं को हम छुएंगे, इसमें कश्मीर का मुद्दा भी आएगा, इसमें नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा आएगा, किस तरह से खालिस्तान मूवमेंट आगे बढ़ा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बहुत डिटेल से इसको हम देखेंगे। यदि ये टॉपिक आपने सही से पढ़ लिया, आप में से किन्हीं का कमेंट भी था कि सर करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करें, सिर्फ रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, क्या तरीका है? देखिए, इसीलिए मैंने ये टॉपिक अब आपको बताना शुरू कर दिया है कि किस सेगमेंट में आपका जुड़ेगा। जब भी आप चीजों को पढ़ लीजिए तो नोट्स उसको पलटिए और जो टॉपिक मैं तैयार करा रहा हूं वहां ऐड ऑन करते चलिए यदि कोई नया पॉइंट आपको दिख जाए, ताकि आपकी पठन पाठन जो है वह समृद्ध हो सके। करंट अफेयर्स की तैयारी ऐसा ही होती है, कुछ अलग से कोई सब्जेक्ट होता नहीं है इसको लेकर के। तो चलिए देखिए, टॉपिक देखिए, हरदीप सिंह निज्जर यह एक अलगाववादी लीडर है जो खालिस्तान से जुड़ा हुआ है। इसकी हत्या अभी कर दी गई है और इसके बाद तनाव बढ़ गया है कनाडा में और कनाडा के अलावा कई और देश में, और भारत और कनाडा के संबंध में भी थोड़ी सी खटास देखी जा रही है। बीबीसी ने इसको कवर किया है, बाकी न्यूज़पेपर ने भी बहुत डिटेल से इस पे आर्टिकल दिए हैं, इसीलिए इस पर चर्चा हम कर लेते हैं। कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से क्यों बढ़ा भारत के साथ तनाव? तो भारत के साथ तनाव किसका बढ़ेगा? कनाडा का। और क्या क्या इससे फिर मुद्दे उभर करके सामने आएंगे वह सब देखेंगे। पहले इस घटनाक्रम को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, खालिस्तानी नेता यह रहता है हरदीप सिंह निज्जर, इसका जो है कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में हत्या कर दिया जाता है। उसके बाद जो वहां पे रहने वाले जो कई देशों के अलगाववादी हैं वह भारत सरकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां जो भारत सरकार का दूतावास है उसका घेराव कर रहे हैं। और यहां पर घटना क्या होता है कि निज्जर को एक वहां पर सरे है, उसके एक गुरुद्वारा में पार्किंग में इसे दो नकाबपोश व्यक्ति आता है जो बंदूक लिए होता है और इसको फिर गोली मार देता है। तो यह पूरी इसकी घटनाक्रम हो जाती है। उसके बाद इससे संबंधित कुछ मुद्दे निकल करके अब सामने आते हैं, उसे एक नजर देख लेते हैं। देखिए, इसके हत्या के बाद कई जगह जैसा मैंने कहा कि बहुत प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें एक कनाडा भी शामिल है। कनाडा के टोरंटो के अलावा लंदन में, मेलबोर्न में या सैन फ्रांसिस्को में, ये सभी जगह कई शहरों में प्रदर्शन हो रहा है और भारत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। ध्यान रखना है, इसमें वो लोग शामिल हैं जो सिख अलगाववादी हैं। अब सिख अलगाववादी जो हैं
इसमें जो सिख अलगाव से संबंधित लोग हैं, ये कई देशों से संबंध रखते हैं। भारत के अलावा इनका तार पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। उस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। तो ये भारत सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। एक जगह कनाडा में तो यह देखा गया दूतावास के सामने कि जो सिख अलगाववादी हैं, खालिस्तान समर्थक, वह भारत सरकार के खिलाफ नारा लगा रहे हैं और वहां पर जो भारत से प्रेम करने वाले बाकी सिख हैं, वह भारत माता की जय करके नारा लगा रहे हैं, भारतीय तिरंगा के साथ। तो दोनों ही ग्रुप आमने सामने बिल्कुल आ गया है। इससे जुड़ा हुआ और भी मुद्दा है। तो इन लोगों का एक शक है कि ये जो निज्जर है, अलगाववादी नेता है, इसे भारत सरकार ने ही मरवाया है। ठीक है, इसीलिए लोग बड़ी तादाद में वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हरदीप सिंह निज्जर कौन है, इसको हम देख लेते हैं ताकि इस घटनाक्रम को हम अच्छे से समझ पाएं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यह व्यक्ति जो है एक खालिस्तानी समर्थक नेता है, अलगाववादी नेता रहा है, जो भारत से खालिस्तान का जो हिस्सा है, पंजाब का हिस्सा है, उसे अलग करके एक नए राष्ट्र बनाने का समर्थन करता है। और इसके जो समर्थक हैं उनका कहना है कि इसी बात को लेकर के इसे लगातार धमकियां मिलती रही है। भारत सरकार इसे पहले ही चरमपंथी घोषित कर चुकी है। अलगाववादी समूह का चूंकि ये नेतृत्व करता है, तो इन लोगों का शक है कि भारत सरकार ने ही इसकी हत्या करवाई है। अब देखते हैं कि भारत सरकार की नाराजगी क्या है। देखिए, जगह जगह जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उस पे पोस्टर पे जो भारत सरकार के खिलाफ बातें लिखी जा रही है, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, तो जिस भी देश में हो रहा है, वह जो देश है उसकी जो सरकार है सही कदम नहीं उठा रही है उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ। भारत सरकार दरअसल इसी बात से नाराज है। बल्कि सरकार का तो यहां तक कहना है कि उस देश की संबंधित सरकार अलगाववाद को बढ़ावा दे रही है और भारत के जो आंतरिक मसले हैं उसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर रही है। तो भारत सरकार ने इससे संबंधित चिंताएं भी जताई हैं। वहां जो पोस्टर लिए हुए हैं लोग, उसमें किल इंडिया लिखा हुआ है, यानी कि भारत को खत्म कर दो। और भारतीय राजनयिक जो वहां दूतावास में है, उन्हें किलर तक कहा गया है। ये जो पोस्टर इनके हाथ में है, इस पोस्टर पर यदि आप नजर डालेंगे तो इसमें टेरर डिप्लोमेसी कहा गया है इस वर्ड को, यानी कि वहां के जो राजनयिक हैं उन्हें कहा गया है कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप भारत सरकार से मिलकर के इस तरह की काम कर रहे हैं, भारत सरकार के साथ मिलकर उसके इशारे पर मिलकर हमारे खालिस्तान के नेताओं की हत्या करा रहे हैं। ठीक है, इन पोस्टरों और इसमें लिखी धमकियों की वजह से खफा भारत सरकार ने अपने यहां पर भारत में नई दिल्ली में कनाडा के जो राजदूत हैं उसको समन भेजा है और उसके सामने अपनी चिंता भी जाहिर की है। इसके अलावा अभी तक ये देखने की बात है कि खालिस्तान से संबंधित कितने लीडर की अभी तक हत्या हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में यह देखा जा रहा है कि कई अलग अलग देश में वे लोग जो खालिस्तान ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी हत्या हुई है। तो निज्जर की जो हत्या हुई है, इसीलिए उसके समर्थक कहीं ना कहीं ये जोड़ के देख रहे हैं कि भारत सरकार ही करा रही है। यदि हम नामों पर गौर करें तो निज्जर ऐसा तीसरा सिख नेता है, अलगाववादी नेता है, जिसकी हाल के दिनों में हत्या हुई है। इसी साल ब्रिटेन में जून के महीने में अवतार सिंह खांडा की रहस्यमयी हालात में हत्या कर दी गई थी और यह जो है अवतार सिंह, यह खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ था, उसका नेतृत्व करता यह था। इसकी भी हत्या रहस्यमयी अंदाज में की गई थी। भारत सरकार की ओर से एक और व्यक्ति है जिसे चरमपंथी घोषित किया गया, उसका नाम है परमजीत सिंह पंजवाड़। इसे भी लाहौर में, पाकिस्तान में गोली मारकर इसकी भी हत्या हाल ही में कर दी गई है। इसके अलावा अब जब निज्जर का भी हुआ तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि तीन अलग अलग ग्रुप के शिखर के जो नेता है, सिख नेता, अलगाववादी नेता, उसकी हत्या हो रही है। तो क्या भारत सरकार का हाथ इसके पीछे है? देखिए, इन सभी मुद्दों के बाद कहीं ना कहीं अब भारत और कनाडा के रिश्तों पर इसका प्रभाव पड़ना तय है। दोनों के बीच जो राजनयिक संबंध है, दोनों के बीच जो व्यापारिक संबंध है, और भारत और कनाडा की जब बात करेंगे तो पीपल टू पीपल कनेक्शन है। यहां पर पंजाब के बहुत सारे लोग कनाडा में वहां रहते हैं, एक बड़ा लंबा चौड़ा डायस्पोरा जो है भारत का वहां है। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों का प्रभाव अब पड़ेगा भारत और कनाडा के रिश्तों पर। क्या हो सकता है? देखिए, भारत में खालिस्तान आंदोलन और निज्जर की मौत की वजहों से अलग अलग कुछ राय मत सामने आ रहा है। कुछ यहाँ पर भारतीय टिप्पणीकार जो है उनका कहना है कि देखिए, भारत सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है, बल्कि कनाडा में जो सिख संगठन है, कई सिख संगठन है, तो उनका आपसी मुठभेड़ होता ही रहता है। तो उसी में कहीं ना कहीं ये चीजें
हो रहा है। और उन्होंने खालिस्तान समर्थकों पर मार्च में कनाडा में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ करने का भी बहुत लोग आरोप लगाए हैं। ओटावा में हाई कमीशन पर हमला भी करने का आरोप लगा है। तो कहना है कि आप हिंदू मंदिर पर वहां खालिस्तान के द्वारा हमला किया गया, ओटावा में हाई कमीशन पर हमला किया गया, तो संभव है आपसी गुट में इस तरह का मुठभेड़ हुआ हो और लगातार इस तरह की हत्याएं हो रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जो हैं उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए और भी बहुत सारी बातें कह दी है। उन्होंने कहा है कि कनाडा के अंदर जो आंतरिक राजनीति में, आंतरिक स्थिति में जो हस्तक्षेप हो रहा है दुनिया के किसी भी राष्ट्र के द्वारा, उसमें भारत अव्वल पे है। अब यह स्टेटमेंट जो है भारत के संदर्भ में कहा गया है और यह किसी मामूली नेता के द्वारा नहीं कहा गया है, यह कनाडा के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं, एनएसए हैं, उनके द्वारा कहा गया है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। वहीं भारत का क्या कहना है कि ये समझिए, भारत का कहना है कि कनाडा में सिख अलगाववादी आंदोलन के उभार ने भारत के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप किया है और भारत सरकार लगातार कनाडा से आपत्ति भी जताती रही है। अभी भी जैसा मैंने कहा कि राजनयिक को दिल्ली में बुलाया और अपना चिंता जाहिर किया कि ये जो आप करवा रहे हैं वहां, या आपकी सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही है, तत्काल प्रभाव से ये रोकिए। ये जो आंदोलन, कई बार वहां ऐसा लगता है कि सरकार इसको बढ़ावा दे रही है, यह भारत के लिए अच्छा नहीं है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना है। इस सब के बावजूद दोनों देशों का रिश्ता बहुत अच्छा है, व्यापारिक रिश्ता भी बहुत अच्छा है। मैंने पहले ही कहा कि बहुत बड़ी डायस्पोरा वहां रहती है, पीपुल्स टू पीपुल कनेक्शन हमारा बहुत अच्छा है और दोनों ही राष्ट्र जो है जल्द ही मुक्त व्यापार समझौता भी कर सकते हैं, इसकी उम्मीद की जा रही है। हालांकि यह मामला कितना और जटिल होगा यह कहना अभी बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि दोनों देशों के बीच जो राजनयिक और कूटनीतिक संबंध है उस पर क्या आगे कुछ हो सकता है, इस पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। अब हम उस मुद्दे पर पहुंचते हैं कि जहां से हमने शुरुआत की थी कि खालिस्तान, तो आखिर खालिस्तान है क्या, कहां की ये बला है जो निश्चित तौर पर भारत के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, कनाडा के लिए भी यह सिरदर्द बना हुआ है। तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, खालिस्तान का जब भी आपके मन में ध्यान आए तो शब्द पर गौर कीजिए। खालसा एक पंथ है, खालसा पंथ, तो कहीं ना कहीं एक अलग मातृभूमि की मांग है, एक अलग संप्रभु राष्ट्र की मांग है और वह खालसा पंथ से जुड़े हुए लोगों के लिए मांगा जा रहा है। यहां पर जब खालिस्तान की बात करेंगे तो खालिस्तान और खालसा पंथ के मानने वाले लोग जो हैं वह केवल भारत में नहीं है। देखिए, भारत पाकिस्तान का अगर आप बॉर्डर का हिस्सा देखेंगे तो जो हिस्सा ये पंजाब का भारत में पड़ जाता है और कुछ हिस्सा जो है वह पंजाब प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। तो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वह काफी समृद्ध प्रांत है, पाकिस्तान का सबसे समृद्ध प्रांत। राजनयिक रूप से भी वहां राजनीति में यहाँ के जो मुख्यमंत्री होते हैं वही आगे चल के वहां के प्रधानमंत्री हुआ करते हैं, ये एक परंपरा रही है, हालांकि इमरान खान को छोड़ दे तो कहने का मतलब है इस राज्य का काफी प्रभाव रहा है पंजाब का पाकिस्तान की राजनीति में, और भारत की राजनीति में भी पंजाब का काफी प्रभाव रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन में भी इस जगह का काफी प्रभाव रहा है। तो इस दोनों ही जगह को जोड़ करके ये जो अलगाववादी लोग हैं जो खालिस्तान की मांग करते हैं, इनका कहना है कि हम इस दोनों ही जगहों को जोड़ करके यहां जो खालसा पंथ को मानने वाले लोग हैं उनके लिए एक अलग मातृभूमि की मांग कर रहे हैं और उस मातृभूमि का नाम होगा खालिस्तान। जैसे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो पाकिस्तान हिंदुस्तान, वैसे ही खालिस्तान। ठीक है, तो यह शब्द यहां से उभर करके सामने आता है और इसको एक संप्रभु राज्य बनाने की बात कर रहे हैं जो निश्चित तौर पर सिखों की एक मातृभूमि होगी। अब खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है उस पर एक नजर देना बेहद जरूरी है और उसके लिए हम इससे जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातों को समझेंगे। देखिए, साल 1971 का समय था, पहली बार यह होता है कि जगजीत सिंह चौहान नाम का एक व्यक्ति अमेरिकी अखबार में खालिस्तान राष्ट्र के लिए एक विज्ञापन छपवाता है, यानी कि अखबार के माध्यम से यह शब्द दुनिया के सामने लाया जा रहा है। और 1980 में खालिस्तान राष्ट्रीय परिषद बनवाया और उसका मुखिया भी बन जाता है कौन? जगजीत सिंह चौहान। यहां से इसके आह्वान पर विदेशों में रहने वाले जितने भी खालसा पंथ के लोग हैं, यह उनसे आह्वान करता है, सिख समुदाय से आह्वान करता है क्या चीज के लिए? कि भैया हम जो आंदोलन चला रहे हैं
खालसा पंथ के लिए चला रहे हैं, हम खालिस्तान के लिए चला रहे हैं, हम एक अलग अपनी संप्रभुत्व जो कह सकते हैं कि एक राष्ट्र है उसके लिए चला रहे हैं, इसीलिए आप हमें नैतिक रूप से समर्थन दीजिए। और सिर्फ नैतिक रूप से समर्थन मत दीजिए, हमें आर्थिक रूप से समर्थन दीजिए, क्योंकि वित्त जो है उसके बिना कोई भी आंदोलन नहीं चलता है। तो यह वित्तीय रूप से भी और नैतिक रूप से भी सिख अलगाववादी लोगों से समर्थन प्राप्त करता है। और यहां पर लंदन में खालिस्तान को एक बतौर देश मान करके अपने तरफ से ये डाक टिकट भी जारी कर देता है। यह मामला काफी उस समय से फिर बढ़ता हुआ चला आता है। और फिर भिंडरावाला का केस तो आप जानते ही हैं, भिंडरावाला का काफी उस वक्त पंजाब में बोलबाला हो गया और अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उस पर उसका दबदबा हो गया। एक तरह से कहें तो उस एरिया को पूरी तरह से उसने अपने कब्जे में ले लिया और सरकार को मजबूर होकर के 1984 में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा और भारत की सेना को अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसमें प्रवेश करवाना पड़ा और फिर भिंडरावाला को खत्म किया गया। इस आंदोलन को दबाने की पूरी कोशिश की गई। इसके बाद मामला बहुत सीरियस हो जाता है। एक लंबी ये कहानी है। इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री रही उनकी हत्या भी कहीं न कहीं इसी मुद्दे से फिर जुड़ करके सामने आता है। खालिस्तानी आतंकी जो हैं उनके द्वारा कुछ बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया है अभी तक। उन घटनाओं को देखते हैं। देखिए 1983 का साल था, डीआईजी अटवाल की स्वर्ण मंदिर में ये हत्या कर देते हैं। उस वक्त यहाँ जैसा कि मैंने कहा कि भिंडरावाला का बोलबाला शुरू हो गया था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में सेना के खिलाफ कार्रवाई करता है। इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में सेना जो है स्वर्ण मंदिर के अंदर एंट्री करती है और यहाँ से एक बड़ा रोष झेलना पड़ता है भारत सरकार को सिख समुदाय का। ठीक है, इस पर कभी डिटेल से बात करेंगे। एयर इंडिया का विमान है उसको धमाके से उड़ाया गया 1985 में और पूर्व आर्मी चीफ उस वक्त के होते हैं जनरल एएस वैद, उनकी हत्या कर दी जाती है खालिस्तान समर्थकों के द्वारा सन 1986 में। उसके बाद वहां के पंजाब के सीएम रहते हैं बेअंत सिंह, उनकी हत्या की जाती है 1995 में। तो यह घटनाक्रम लगातार वहां जो है बढ़ता चला जाता है खालिस्तान समर्थकों के द्वारा। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 और ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1986 और 1988 के बाद भारत में कम से कम इस आंदोलन को दबा दिया गया। यह जो अलगाववादी बातें थी उसको लगभग समाप्त कर दिया गया। लेकिन यह अब पनपने लगा भारत से बाहर विदेशों में, यह पनपने लगा कनाडा में, यह पनपने लगा लंदन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। और वहां फिर जो एनआरआई लोग हैं, जो सिख समुदाय के लोग हैं, जो वहां पर वो सिख समुदाय के लोग जो खालिस्तान आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं, जो खालिस्तान एक अलग संप्रभु राष्ट्र की मांग करते रहे हैं, वह भारत के लिए अब विदेशों से सिरदर्द बने हुए। वो वहां से फंडिंग करते हैं। हवाला का बड़ा एक नेटवर्क इस मामले से जुड़ा हुआ है और यह मांग अभी तक खालिस्तान की किसी न किसी रूप में जारी रही हुई है। आपको ध्यान होगा 2020 में 3 कृषि कानून लाए गए थे। कृषि में व्यापक रूप से सुधार के लिए भारत सरकार का ऐसा कहना था कि हम बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। आजादी के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन कृषि के क्षेत्र में होगा और इससे संबंधित 3 कानून लाए गए थे। इसके लिए 1 साल से भी अधिक समय में किसान जो हैं दिल्ली के सटे चारों तरफ के बॉर्डर पर दिल्ली को घेर के बैठ गए थे। उसमें पंजाब और हरियाणा के लोगों का काफी अधिक संख्या था। उसमें भी यह आशंका जताई गई है, एक ऐसा इनपुट है सुरक्षा के अधिकारियों का कि उसमें खालिस्तान के जो समर्थक रहे हैं उनका कहीं न कहीं योगदान रहा है वित्तीय रूप से। खालिस्तानी ग्रुप सिख फॉर जस्टिस यानी कि एसएफजे का इसमें संलिप्तता पाया गया है। और यह क्या है, अमेरिका स्थित एक अलगाववादी समूह है जो खालिस्तान के रूप में पंजाब को भारत से अलग करने का समर्थन करता है। ध्यान रखिए, पंजाब की जब मैं बात कर रहा हूं तो भारत तो यहां समझिए ही, साथ ही इसके अलावा आप पाकिस्तान को भी साथ में लेकर के चलिए। हालांकि एक बात मैं बता दूं कि पाकिस्तान खुद भी इससे जला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी इनका समर्थन करता है, इन अलगाववादियों का, कि ठीक है भारत का हिस्सा तो कट रहा है, भारत में तो ये समस्या हो रही है, आंतरिक समस्या। तो ये सब मामला पाकिस्तान के तरफ से भी कहीं न कहीं बढ़ाया जा रहा है। हाल ही के दिनों में एक बड़ी घटना आपने देखी होगी और पूरे दिल्ली के लिए, पंजाब सरकार के लिए सिरदर्द बन गया था। एक व्यक्ति था, एक जवान लड़का, उसका नाम है अमृतपाल सिंह। और अमृतपाल सिंह यह जो है पूरी तरह से गृह मंत्रालय के सरदर्द बना हुआ था और यह भी खालिस्तानी आतंकवादी रहता है। हालांकि बहुत सिरदर्दी के बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया। अभी यह फिलहाल जेल में बंद है। अब यहां समझिए कि खालिस्तान से संबंधित प्रमुख सक्रिय आतंकी संगठन कौन कौन से हैं, मुख्य जो है उस पर एक नजर हम डाल लेते हैं। बब्बर खालसा इंटरनेशनल करके है, बाधवा सिंह इसका प्रमुख है और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन लखवीर सिंह रोडे इसका प्रमुख माना जाता है। खालिस्तान टाइगर्स फोर्स निज्जर इसका प्रमुख है, वह है जगतार सिंह
तारा। वहीं खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का रणजीत सिंह नीता इसके प्रमुख है। अन्य संगठन कुछ और है, जैसे कि खालिस्तान कमांडो फोर्स, भिंडरवाला टाइगर फोर्स ऑफ खालिस्तान। ये जो भिंडरवाला था उसकी हत्या के बाद उसी के नाम पे एक तरह समझिए कि उसको श्रद्धांजलि देते हुए यह बना। उसके बाद खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन आर्मी, शहीद खालसा फोर्स। तो ये सभी संगठन, इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे संगठन हैं जो कहीं ना कहीं सक्रिय हैं, आर्थिक रूप से और नैतिक रूप से इस आंदोलन को साथ दे रहे हैं, इस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। और इनकी इच्छा यही है कि पंजाब को अलग कर लिया जाए, भारत से एक संप्रभु राष्ट्र बना दिया जाए। अब जरा हम देखेंगे कि भारत में अलगाववाद की स्थिति कहां-कहां उत्पन्न हुई है। देखिए, भारत में अलगाववाद जो है आमतौर पर किसी एक क्षेत्र में, एक राज्य में या एक से अधिक राज्य में, पूरे एक क्षेत्र में उभरता रहा है और इसका मांग यही रहा है कि आप हमें अलग कर दीजिए, हम एक संप्रभु राष्ट्र बनेंगे। और इसके जड़ में क्या है? जैसा कि मैंने पहले ही आपको इंट्रो में कहा था कि भारत एक विविधता वाला देश है और विविधता क्षेत्र के आधार पर है, धर्म के आधार पर है, निर्जातीयता के आधार पर है। तो कहीं न कहीं इन्हीं को आधार बना करके कहीं न कहीं अलग देश की मांग की जाती रही है। ठीक है? अब यहां पर सबसे पहला हम मुद्दा ले लेते हैं पंजाब, और पंजाब को हम डिटेल से अभी देखे ही हैं। तो यहां पर पंजाब की जब बात की जाएगी तो भारत और पाकिस्तान का जो पंजाब राज्य है, यह दोनों को मिला करके एक खालिस्तान राज्य बनाने की बात की जाती रही है। इस पर डिटेल से चर्चा किए हैं। कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर भारत का सिरमौर माना जाता रहा है, हमारा मस्तक है, गुमान है भारत का। यहां पर देखना है कि देखिए, यह हिस्सा मैं बार-बार कई लेक्चर में बता चुका हूं, तो यहां पर थोड़ा-सा शॉर्ट से ही चलूंगा। यह हिस्सा जो है पूरी तरह से, ये ग्रीन वाला जो देख रहे हैं, ये पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। यह एरिया जो है वह गिलगिट बाल्टिस्तान है। यह एरिया जो है वह भी गिलगिट बाल्टिस्तान का था, लेकिन पाकिस्तान ने इसको 1963 में चीन को क्या कर दिया, गिफ्ट के तौर पर दे दिया। ठीक है, इसको समझना है। और यह अक्साई चीन का हिस्सा है जो कि 1962 के बाद चीन पर यहां पर है। जैसे कि यहां पर पीओके है, यहां पर एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये वाला जो हिस्सा है। ठीक है, इस पर हम डिटेल से कई बार बात कर भी चुके हैं। तो यह जो हिस्सा है, आजादी के समय से ही इसका कहीं न कहीं अलगाववाद से जुड़ा हुआ मसला है। जब आजादी की बात की गई तो देशी रियासतों को यह कहा गया कि या तो आप भारत के साथ चले जाइए, या आप पाकिस्तान के साथ चले जाइए, या फिर आप एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भी रह सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ मसला कश्मीर के साथ आया। कश्मीर ने कहा कि हम स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहना चाहेंगे, लेकिन 1948 में पाकिस्तान के आर्मी और उसके कुछ जो कह सकते हैं कि वहां के एक तरह से कबीलाई ग्रुप हैं, उनके द्वारा इस पर अटैक होता है। फिर भारत सरकार इसको मदद करती है, कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाता है। ये सब कहानी आप सुन ही चुके हैं। तो कुल मिलाकर के इस क्षेत्र में भी, कश्मीर के इस क्षेत्र में भी अलगाववाद की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। और पाकिस्तान का यहाँ पर जो कश्मीर के अंदर जो कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं, यहाँ के आतंकवादी संगठन है, अलगाववादी संगठन है, इनका यह मानना है कि हम कश्मीर को भारत से काट करके एक अलग संप्रभु राष्ट्र बनाएंगे। और कहीं न कहीं इसमें भी यदि मैं आपसे कहूं तो धर्म का एक जुड़ा हुआ मुद्दा है। और यहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जो इस राज्य में, भारत में अल्पसंख्यक और इस राज्य में बहुसंख्यक हैं, उनका मानना है कि कश्मीर को एक अलग देश होना चाहिए, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं पाकिस्तान के साथ जाने की भी बात करते हैं। लेकिन ये असंभव है, ये बात आप भी जानते हैं। चलिए अब पूर्वोत्तर राज्य को देखते हैं। भारत का एक और जो है खूबसूरत इलाका, पूर्वोत्तर राज्य, एक तरह से कह सकते हैं पूरा एक हमारा जो 7 सिस्टर्स कहते हैं इसको, 7 राज्यों का एक खूबसूरत ग्रुप। यहां पर भी अलगाववाद की समस्या रही है। और यहाँ पर जो अलगाववाद की समस्या रही है, वह कहीं न कहीं निर्जातीयता से जुड़ा हुआ रहा है। जनजातीय समुदाय यहाँ पर बहुत सारे हैं, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में भी ये समस्या रहा है, असम में भी देखा जाता रहा है, त्रिपुरा, मिजोरम, खास करके नागालैंड में जो नागा ग्रुप हैं, उनका बहुत यहाँ पर रहा है कि नागा हम सभी मिलके एक अलग देश नागालैंड बनाएंगे। इन्होंने तो एक समय, राजीव गांधी की जब सरकार थी, इन्होंने अपना प्रधानमंत्री तक नियुक्त कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री को भारत के प्रधानमंत्री से बात करने के लिए कहिए। तो इस लेवल तक ये पहुंच गए थे। काफी समझौता वगैरह इस एरिया में हुआ है ताकि शांति बनी रही। हाल फिलहाल की ही घटना तो देख लीजिए, मणिपुर में किस तरह से गृह युद्ध की समस्या बनी हुई है और राष्ट्रपति शासन की मांग की जाती रही है। तो मणिपुर का भी यही हाल है, और यही हाल मेघालय का तकरीबन है। तो पूरे ये 7 राज्यों में कहीं न कहीं इस तरह की स्थिति बनी हुई है। और यहाँ पर भी शह है, यहाँ पर देखिए कहीं न कहीं यहाँ पर सिक्किम वाला हिस्सा जो आप देखेंगे, इस एरिया पे चीन का प्रभाव आपको दिखेगा। डोकलाम वाला मुद्दा आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर म्यांमार के तरफ से भी यहाँ पर है, नेपाल के तरह से भी पाकिस्तान की एंट्री होती है। तो कुल मिलाकर के, और बांग्लादेश तो यहाँ है ही, तो बांग्लादेश से घुसपैठ होता रहा है।
तो यहाँ का जो एक तरह से डेमोग्राफी कह सकते हैं, वह चेंज हो रहा है। निर्जातीयता को कहीं-कहीं छेड़छाड़ की जाती रही है। ये लोग कई बार भारत सरकार जो कानून बनाता है उससे नाराज़ रहते हैं और फिर इनका मानना होता है कि हमें अलग कीजिए। लेकिन फिलहाल कई तरह के समझौते करके और संवैधानिक रूप से इनको बहुत सारे अधिकार दे करके ये भारत के साथ बने हुए हैं और निश्चित तौर पर आगे भी बने ही रहेंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वह है नक्सली का मुद्दा, और नक्सली का मुद्दा लंबे समय से भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ है। और नक्सली का मुद्दा जो है, यह कश्मीर जैसे एक राज्य में नहीं या नॉर्थ ईस्ट के जो एक क्षेत्र है उसमें नहीं है, बल्कि ये भारत के मध्य में है, भारत के दिल में यह मुद्दा समाया हुआ है। और इसमें जो है इन्होंने एक मतलब कह सकते हैं कि आपने एक शब्द लिया कि जो सर्वहारा वर्ग है उसको पहले आगे बढ़ाया कि सर्वहारा की बात हम करेंगे, गरीब, मजदूर, वंचित, शोषित की बात करेंगे और वहां से इस मूवमेंट को लेके आगे बढ़ते हैं। लेकिन यह मुद्दा जो आगे चल के भटक जाता है, लोग हथियार उठा लेते हैं और बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबारी से जो मूवमेंट चलता है वह नक्सली मूवमेंट बन जाता है और भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बनता है। आप इस एरिया को देख रहे होंगे। तो भारत का जो ये दक्षिण भारत का हिस्सा है और यह पूर्वी भारत है, यह समूचा जो है नक्सलाइट, इसमें करीब-करीब 130 डिस्ट्रिक्ट के आसपास हैं गृह मंत्रालय के आधार पे, जहां पर नक्सली मूवमेंट काफी जोरों से देखा जाता रहा है। हालांकि पिछले 7-8 सालों में इसमें बहुत ज्यादा कमी आई है। अभी हाल ही में आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ था, जो हमारे सेना के जवान हैं उस पर, और काफी अधिक संख्या में हमारे जो जवान हैं उनकी शहादत भी हो गई थी। तो इस तरह की घटना करते रहते हैं। देखिए, इसमें 2 नए एरिया सामने आया है और इस पर भारत सरकार को भी और जो है गृह मंत्रालय को और वहां के संबंधित राज्य सरकार को, सुरक्षा एजेंसियों को काफी चौकन्ना भी होना चाहिए। वह एक एरिया है असम और दूसरा है मणिपुर। मणिपुर में हाल ही में देखा जा रहा है कि माओ लोग सक्रिय हुए हैं और यहाँ पर इनका टेरर लिंक भी देखा जा रहा है। वहीं असम में भी ये चीज देखा जा रहा है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हाईली अफेक्टेड एरिया देखिए, ये जो रेड कलर आपको जहां जहां दिख रहा होगा, ये रेड कलर, ये रेड कलर, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर नक्सली घटनाएं जो हैं काफी अधिक होती रही। जैसे कि झारखंड या बिहार का दक्षिणी भाग आप देखेंगे, आप ओडिशा का कुछ क्षेत्र देखिए यहाँ पर, तो इन सभी क्षेत्रों पे और छत्तीसगढ़ पूरी की तरह से कह सकते हैं कि इससे बहुत ज्यादा प्रभावित रहा है। वहीं पर अगर आप देखेंगे कि कम प्रभावित में, तो ये जो आपको येलो वाला दिख रहा है, डीप येलो, जो कि आंध्र प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है और थोड़ा सा कर्नाटका का हिस्सा पड़ जाता है, इन सब जगहों पे थोड़ा सा, वेस्ट बंगाल भी निश्चित तौर पर बंगाल का हिस्सा भी इसमें आता है, तो ये सब थोड़ा सा कम प्रभावित है। और बहुत कम प्रभावित में अब बच गया है ये जो लाइट येलो दिख रहा होगा, उड़ीसा का क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, बिहार का कुछ ऊपरी हिस्सा दिख रहा होगा, जो सीमांचल का हिस्सा है उसकी बात कर रहा हूं बिहार में। यहाँ पर तमिलनाडु का ऊपरी हिस्सा और अरुणाचल प्रदेश का दक्षिणी, यानी कि तमिलनाडु का उत्तरी भाग और अरुणाचल प्रदेश का दक्षिणी भाग, इन सभी एरिया में कर्नाटक के जो दक्षिणी भाग है वहां पर भी ये घटनाएं धीरे धीरे कम होते जा रही है। बहुत सारे नक्सली जो हैं अब मुख्य धारा में जुड़ते जा रहे हैं और सरकार में, व्यवस्था में, लोकतंत्र में इनका विश्वास बढ़ता जा रहा है। अलगाववाद से निपटने के लिए भारत सरकार ने बहुत तरह के प्रयास किए हैं, कभी डिटेल से इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल 2-3 बातों पर चर्चा करते हैं। देखिए, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, अब सफा इसे कहते हैं शॉर्ट में, इस कानून को लागू किया गया है संवैधानिक रूप से। और यहां देखने की बात है कि यह जो है, जैसा कहा गया है, विशेष अधिकार अधिनियम, सशस्त्र बल को विशेष अधिकार दिया जाता है इसके तहत। तो इसके जरिए ये जो सशस्त्र बल होते हैं, किसी भी घर में जाकर के बिना सूचना दिए हुए, बिना वारंट की जांच कर सकते हैं। आप सड़क पे जा रहे हैं, आपकी गाड़ी रुकवा करके आपकी जांच पड़ताल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अरेस्ट भी कर लेते हैं कई बार। इसको लेकर के बहुत सारा विवाद भी रहा है। अब ये कहाँ है, तो कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट में है और नॉर्थ ईस्ट के कुछ डिस्ट्रिक्ट में। हालांकि इसकी संख्या जो है गृह मंत्रालय घटाते बढ़ाते रहती है। गृह मंत्रालय का हालिया रिपोर्ट है कि विभिन्न जिलों में इस तरह की घटनाएं कम हुई है, अब इसका कम ही अधिकार किया जा रहा है। स्थिति सामान्य जैसे ही किसी जगह पर हो जाती है, इसे हटा लिया जाता है वहां से। गंभीर स्थिति, संवेदनशील स्थिति होते हुए फिर इसे लगाया जाता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत सरकार इसका उपयोग करती है। वहीं अगर धारा 370 को हटाने की बात करेंगे तो साल 2019 का ऐतिहासिक साल रहा जब कश्मीर से धारा 370 हटा दिया गया। और धारा 370 क्या था, तो कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था और यह खत्म कर दिया गया। उसके साथ ही अनुच्छेद 35A भी खत्म कर दिया गया। तो कश्मीर के साथ ये हुआ। फिर यहाँ पर आप जानते हैं कि 2 भागों में विभक्त कर दिया गया, लद्दाख एक, दूसरा जम्मू कश्मीर, और दोनों ही यूटी बन गया। जम्मू कश्मीर में जहाँ चुनाव होगा वहीं लद्दाख में अब चुनाव नहीं होगा। तो इस तरह से इसकी पूरी व्यवस्था हो गई। इसके तहत भी कहा गया कि कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से इस जगह के जो लोग थे भारत से खुद को अलग महसूस करते थे, अलगाववाद की भावना इसमें थी और
अब जब ये स्थिति हो गया है तो ये भारत से अधिक जुड़े हुए महसूस कर पाएंगे। तो इस तरह से कुछ प्रयास ऐसे हैं। इसके अलावा विभिन्न तरह की और योजनाएं हैं जो भारत सरकार नक्सलियों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए चला रही है। पुनर्वासन की है योजना, ताकि अगर हथियार छोड़ करके मुख्यधारा में आना चाहे तो सरकार उनकी सजा भी कम कर देती है और मुख्यधारा में सशस्त्र उन्हें शामिल करती है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा लेक्चर जो है आज का इस मुद्दे पर, अलगाववाद के मुद्दे पर जुड़ा रहा, जो कि आपके इंटरनल सिक्योरिटी से ज्यादा जुड़ता है। इसी मुद्दे पर एक संभावित प्रश्न है और प्रश्न प्रीलिम्स का है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जिसकी हमने चर्चा की, अमृतसर से में जो स्वर्ण मंदिर है उससे जुड़ा मुद्दा है। इसमें 4 आपको स्टेटमेंट दिया गया है, इसको देख लीजिए। कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी ग्रुप के खिलाफ चलाया गया भारतीय सेना का एक ऑपरेशन। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, इसकी बात की जा रही है। सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया एक ऑपरेशन। भारतीय सेना द्वारा पंजाब में खालिस्तानी समर्थक भिंडरावाले के खिलाफ चलाया गया एक ऑपरेशन। और लिट्टे लिट्टे के खिलाफ, लिट्टे का संबंध श्रीलंका से पड़ता है। तो आज के लिए मैं आपको ये होमवर्क देता हूं कि इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि लिट्टे से संबंधित बातें, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप इससे संबंधित और क्या बातें जानते हैं। तो इसके खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको जो भी सही लगे वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं कमेंट बॉक्स में लगातार देखता रहता हूं, आप में से अधिकांशतः लोग सही जवाब दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी तैयारी जो है काफी बेहतर चल रही है, आपकी पठन पाठन की गुणवत्ता और भी बढ़ती जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी पहलुओं पर मैंने चर्चा की है वह आपके पठन पाठन को और भी समृद्ध करेगा। तो इस लेक्चर में इतनी बातें रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।